Welcome you all. Today we are going to study about the new topic of sulfonamides. They are commonly known also as sulfur drugs. So sulfonamides are very prime antibacterial agents or antimicrobial agents. तो इसे जब डिस्कवर किया गया था तब इसका डिस्कवरी का एक स्टोरी है। नॉर्मल जब सल्फोनामाइड सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो सबसे पहले किसी डाई से यूज किया गया था। द डाई वाज फ्रोंटोसिल। जब ये फ्रोंटोसिल डाई स्किन में यूज किया गया तो वो स्किन में कुछ एंटीबैक्टीरियल या माइक्रो किलिंग कैपेसिटी उनमें देखा गया, तब उससे ही निकला है एज ए मेटाबोलाइट सल्फोनामाइड। ठीक है, तो सबसे पहला जो सल्फोनामाइड था दैट इज इन 1932 में फ्रोंटोसिल से निकला था। तो सल्फोनामाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स है और बहुत जगह पे यूज होता है। नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन, नॉर्मल यूटीआई इन्फेक्शन, आरटीआई इन्फेक्शन से लेके नॉर्मल एज ए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बहुत जगह पे सल्फोनामाइड का यूज होता है। तो आज हम सीखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि सल्फोनामाइड्स क्या है, इसके साथ साथ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So how the sulfonamides exert their mechanism of antibacterial action. So ज्यादा देर ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं सल्फोनामाइड्स। तो दोस्तों सल्फोनामाइड्स को दूसरे तरीके से सल्फर ड्रग्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फर कॉन्टेनिंग ड्रग्स है। ये सल्फर कॉन्टेनिंग ड्रग्स इसे कॉमनली सल्फर ड्रग्स भी कहा जाता है। तो सल्फोनामाइड के अगर हम नाम, ये जो नाम है सल्फोनामाइड, तो इसको हम अगर दो तरीके से डिवाइड करें तो एक तो है सल्फो और एक है नमाइड्स। तो ये सल्फोन डेरिवेटिव है, इसके साथ साथ एमाइड है। तो एमाइड आपको पता है एमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CONH2। CONH2 is amide, that is the derivative of amine. Amine plus carbonyl group, that is amide. तो सल्फोनामाइड की जो स्ट्रक्चर है उसमें सल्फर रहता है। This group is known as सल्फोनिक एसिड। ये ऐसे कॉमनली बोला जाता है SO3H। ये SO3H है सल्फोनिक एसिड। अब ये सल्फोनिक एसिड के एसिड ग्रुप को अगर रिप्लेस करता है एमीन, सल्फोनिक एसिड के एसिड ग्रुप को अगर रिप्लेस करता है एमीन, दैट इज सल्फोनामाइड। ओके, तो SO2NH2, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड, दैट इज SO2NH2। तो जो भी कोई ड्रग सल्फर ड्रग्स होगा या सल्फोनामाइड क्लास का ड्रग्स होगा तो उसमें मिनिमम ये SO2NH2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये है स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ सल्फोनामाइड में देखा जाता है एक फिनाइल रिंग और बेंजीन रिंग। और इसके साथ साथ अनदर इज एमीन डेरिवेटिव। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड, जहां पे आपको एक एल्काइल चेन मिलेगा, इसके साथ साथ एमीन मिलेगा, एक हाइड्रोफोबिक नॉर्मल एरोमेटिक ग्रुप में मिलेगा बेंजीन रिंग, इसके साथ साथ सल्फोनामाइड चेन मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सल्फोनामाइड। अगर कोई भी स्ट्रक्चर एंटीबैक्टीरियल में यूज होता है, इसका ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हम उसे सिंपल से सल्फोनामाइड बोलेंगे। तो सल्फोनामाइड सबसे पहले फ्रोंटोसिल से डिस्कवर हुआ था। अब अगर इसके इंपॉर्टेंस बताने जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे पहले एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट डिस्कवर हुआ था। तो ये जो सल्फोनामाइड क्लास का ड्रग है इसे एक कहा जाता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक, और एक वर्ड होता है बैक्टीरियो
CIDAL, बैक्टीरियोसाइडल। तो दोनों टर्म होता है बैक्टीरियल ट्रीटमेंट में, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरियोसिडल। तो इससे पहले जो हमने ड्रग्स पढ़ा था एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, उसमें एक प्रॉपर्टी हमें मिला था दैट मस्ट बी बैक्टीरियोसिडल और उसके सीडल एक्टिविटी होना चाहिए। सीडल एक्टिविटी क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी किसी भी ड्रग्स का है जिसके लिए वो किसी भी बैक्टीरिया को मार सकता है या किल कर सकता है, दैट इज बैक्टीरियोसिडल। और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रोकना। तो कोई भी अगर एजेंट, केमिकल एजेंट या ड्रग्स या कोई भी सब्सटेंस जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकता है, दैट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो सल्फोनामाइड इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये क्या करता है कि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है उस बैक्टीरियल ग्रोथ को एक जगह पे फिक्स कर देता है, एज ए स्टेशनरी फेज में लाता है, ताकि उसके जो भी नॉर्मल ग्रोथ है बैक्टीरिया का वो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाए। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ रुकता कैसे है वो हमें देखना पड़ेगा। बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए नॉर्मल उसका जेनेटिक मटेरियल यूज करता है। तो जैसे हमारे हमारे हर सेल में एक जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम के अंदर, और जेनेटिक मटेरियल जनरली डीएनए और आरएनए को बोला जाता है, वैसे बैक्टीरिया के अंदर भी ये जेनेटिक मटेरियल है। अब वो जेनेटिक मटेरियल, जैसे हमारे जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है तो हम उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, उसके साथ साथ डीएनए से आरएनए बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वहां से बनता है प्रोटीन जिसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो इसी हिसाब से जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है, जो भी बैक्टीरियल सेल है, वहां पे भी क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल बनता है। और जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है वो बहुत एसेंशियल है। अगर वो सामान को किसी भी तरह से आप रोक देते हो तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं बन सकता है। तो सल्फोनामाइड ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजी से काम करता है कि जैसे सपोज जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए जो भी चीजें चाहिए होता है, कुछ एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम को वो इनहिबिट करता है या रोकता है। तो जैसे वन टर्म सल्फोनामाइड को कहा जाता है inhibitor of dihydrofolate synthetase. These are inhibitor of dihydrofolate synthetase. तो ये डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है बैक्टीरियल डीएनए में, वो समझने के लिए हमें एक स्कीम डायग्राम देखना होगा, जहां से आपका ये मैकेनिज्म एक्शन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके बॉडी में पाबा प्लस टेरिडीन तो ये एक स्कीम जो डायग्राम किया गया है उसको पहले समझते हैं, तो फिर हमारा ये जो नॉर्मल आपके प्रोसेस है उस प्रोसेस को बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। पाबा दैट इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, दैट इज सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। वो कैसे है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले बॉडी में, आपके बॉडी में या नॉर्मल किसी भी बॉडी में, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में या बैक्टीरियल बॉडी में ये कंपाउंड रहता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इसके साथ साथ बॉडी में ये मॉलिक्यूल भी रहता है दैट इज नोन एज टेरिडीन। तो ये पाबा और टेरिडीन
जब ग्लूटामेट दैट इज अमीनो एसिड और दिस इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है कि आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, जो ये अमीनो एसिड बाहर से लेने की जरूरत नहीं होता है, आपके बॉडी में रहता है। तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पापा और पेरिडिन के प्रेजेंस में बनता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और डाइहाइड्रोफोलेट। बॉडी में जो एसिड होता है वो आयोनिक फॉर्म में रहता है, इसीलिए डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को बोला जाता है डाइहाइड्रोफोलेट। तो वो डाइहाइड्रोफोलेट जब सिंथेसिस होता है वहां पे एक एंजाइम चाहिए होता है, दैट एंजाइम इज डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, जो हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज इनहिबिटर्स ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। तो ये डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज का काम क्या है? वो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज का काम ये है कि वो पापा पेरिडिन और ग्लूटामेट को बना के वो बनाता है डाइहाइड्रोफोलेट। अब वो डाइहाइड्रोफोलेट क्या होता है, वापस से रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट और बनता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। यहाँ पे डाइहाइड्रो था, डाइहाइड्रो मींस दो हाइड्रोजन, अब यहाँ पे टेट्राहाइड्रो है, टेट्राहाइड्रो मींस 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहा है। जब हाइड्रोजन ऐड होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन। तो वो रिडक्शन होता है। अब उस रिडक्शन के लिए हमें यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाइहाइड्रोफोलेट क्या कर रहा है कि रिडक्शन कर रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो ये दो एंजाइम क्या करते हैं कि नॉर्मल पावा को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट को कहा जाता है THA, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है THA। अब ये THA क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में या नॉर्मल बैक्टीरिया के बॉडी में? क्योंकि ये THA टेट्राहाइड्रोफोलेट 1 कार्बन डोनर के हिसाब से काम करता है इन प्यूरिन बायोसिंथेसिस। प्यूरिन आपने नाम सुना होगा, PURIN, प्यूरिन, और एक है पिरिमिडिन। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन कहां पे रहता है? ये रहता है DNA एंड RNA। ठीक है, DNA एंड RNA में प्यूरिन और पिरिमिडिन रहता है। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन जब बॉडी में बायोसिंथेसिस होता है तो वहां पे कार्बन की जरूरत होता है, और वो कार्बन कौन देता है? और वो कार्बन देता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। अगर किसी भी तरह से हम ये टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस को बंद कर सकते हैं तो डीएनए आरएनए सिंथेसिस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि प्यूरिन पिरिमिडिन नहीं बनेगा। प्यूरिन अगर नहीं बनेगा तो डीएनए आरएनए नहीं बन सकता। तो यही स्ट्रेटेजी है कि सल्फोनामाइड ये जो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज ये एंजाइम को ब्लॉक करता है। इस एंजाइम को जैसे ब्लॉक करता है तो डाइहाइड्रोफोलेट नहीं बन पाता। डाइहाइड्रोफोलेट अगर नहीं बन पाएगा तो DHA पर दैट इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज उसे सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा। सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पाएगा। अब टेट्राहाइड्रोफोलेट अगर नहीं बन पाता है तो प्यूरिन बायोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगर प्यूरिन बायोसिंथेसिस नहीं हो पाता है तो फिर डीएनए आरएनए नहीं बनेगा। तो ये डीएनए आरएनए बनने के लिए ये नॉर्मल THF चाहिए होता है। अब THF के लिए बनना नहीं देते हैं ये सल्फोनामाइड। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। पावा प्लस पेरिडिन जो ग्लूटामेट के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम DHFase वो डाइहाइड्रोफोलेट बनता है। डाइहाइड्रोफोलेट से DHA पर बनाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब वो ही जो सल्फोनामाइड वो डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को ब्लॉक करता है, तो इसी तरह से टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन सकता। यहाँ पे ये जो DHA पर है इसके ऊपर भी एक कंपाउंड है जो एज ए इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है, जिसका नाम है ट्राइमिथोप्रिम। ठीक है, ट्राइमिथोप्रिम एक कंपाउंड है जो THA को रिड्यूस करता है। तो हमें और भी बेटर एक्शन के लिए अगर हमें बहुत अच्छा एक्शन चाहिए तो जनरली सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम दोनों को मिक्स कर देना पड़ता है। तो वहां से एक कंपाउंड बनता है कोट्राइमोक्साजोल, और वो कोट्राइमोक्साजोल बहुत ही ज्यादा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि वो दोनों एंजाइम को एक साथ ब्लॉक कर सकता है, किसी भी तरह से THF बनने नहीं देता है, तो ये प्यूरिन नहीं बन पाता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज। और बोला जाता है जो सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर है, जो सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग टू द पावा। पावा इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पावा, जहां पे देखो अमीनो बेंजोइक एसिड और पैरा पोजीशन पे है। तो ये है पैरा पोजीशन, ये बेंजोइक एसिड, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड।
सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर आपने देखा था, सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर आप अगर याद कर पाओगे, उसका स्ट्रक्चर था ऐसे लिखा था हमने सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर। तो देखो ये पावा और सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। तो बोला जाता है सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग टू द पावा, जो डायहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कैसे? क्योंकि डायहाइड्रोफोलेट के लिए पावा और टेरिडीन ये दोनों सबस्ट्रेट है। अब कभी कभी ये डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज सिंथेटेज जब बॉडी में ये सल्फोनामाइड रहता है, तब पावा के जगह पे इसे मिसकॉन्सेप्शन से वो चूज करता है, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी सेम है। आपने पढ़ा था कि एंजाइम आर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, तो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होके वो चूज करता है कि किसके ऊपर वो काम करे। तो पावा और देखो सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, तो पावा समझ के वो कभी कभी सल्फोनामाइड को अट्रैक्ट कर देता है और सल्फोनामाइड के साथ टेरिडीन को बाइंड करवा देता है। जैसे टेरिडीन और सल्फोनामाइड बाइंड हो जाता है, फिर ये एंजाइम भी काम नहीं करता, तो इसीलिए डायहाइड्रोफोलेट और DHF नहीं बन सकता। और तो जैसे DHF नहीं बनता है तो फिर THF भी नहीं बनता है। और आपको पता है कि THF अगर नहीं बनता है तो बैक्टीरियल सिंथेसिस में क्या प्रॉब्लम होगा। एक ही साथ आपको याद भी रखना है कि THF हमारे बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस से इस प्रोसेस से सिंथेसिस नहीं होता है। इसीलिए अगर सल्फोनामाइड हम यूज करते वो बैक्टीरिया के लिए तो डेंजरस है, लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम के लिए डेंजरस नहीं है, क्योंकि ये जो THF है, ये THF हमें फूड से लेना पड़ता है। नॉर्मल जो फॉलिक एसिड विटामिन रहता है, फॉलिक एसिड नॉर्मल जो फ्रूट्स में रहता है, वेजिटेबल्स में रहता है, उस फॉलिक एसिड से हमें टेट्राहाइड्रोफोलेट मिलता है। तो हमारे बॉडी में ये प्रोसेस नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में, तो इसलिए सल्फोनामाइड सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो भी फोलेट है, जो फोलेट से प्यूरिन ह्यूमन में भी बनता है, लेकिन उस ह्यूमन के बॉडी पे भी कोई भी असर नहीं करता है। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है कि सल्फोनामाइड क्यों बैक्टीरिया के लिए डेंजरस है, लेकिन क्यों भी हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है। तो ये रीजन है। होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो और आपको कुछ समझ में आया है। तो नेक्स्ट क्लास हम सल्फोनामाइड के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ इसके जो भी एक्शन और यूजफुलनेस है उस यूजफुलनेस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद कुछ इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम।